इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट की सीरीज़ में आज का पहला लेक्चर। चलिए, आज का पहला फैक्ट यानी कि जो सारे इसमें जो फैक्ट मिलेंगे वो फैक्ट होंगे जो परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट हैं और वो यूपीपीसीएस एंड यूपीएससी की परीक्षा में कहीं ना कहीं आए हुए हैं। नो डाउट आप इन फैक्ट को बस आप देखते रहें और इनको समझ लें। बस एक बार समझ लेंगे तो आसानी से आप जैसे मल्टीपल चॉइस बहुविकल्पी प्रश्न आएंगे तो इजीली आप उनको टैकल कर सकते हैं। इनको बस आप देखते रहें, अच्छे से समझ लें। चलिए शुरू करते हैं। इकोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो अर्नस्ट हैकेल ने किया था। ये यूपीपीसीएस में पूछा हुआ सवाल है। अगला देखिए, पारिस्थितिकी के जनक की संज्ञा प्रदान की गई थी। ये भी अर्नस्ट हैकेल को प्रदान की गई थी। पारिस्थितिकी के अंतर्गत किसका पारस्परिक अध्ययन किया जाता है? पारिस्थितिकी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? तो वातावरण और जीव समुदाय का अध्ययन किया जाता है। किसका? पारिस्थितिकी के अंतर्गत वातावरण और जीव समुदाय का अध्ययन किया जाता है। अगला देखिए, रंध्रों का खुलना और बंद होना किस पर निर्भर करता है? रंध्रों का खुलना और बंद होना ये प्रकाश पर निर्भर करता है। अगला, विटामिन ए एंड डी तथा कैरोटीन के निर्माण में किसकी भूमिका होती है? विटामिन ए, डी तथा कैरोटीन के निर्माण में किसकी महत्वपूर्ण भूमिका रहती है? तो वो प्रकाश की। अल्पदीप्तिकाली पौधे हैं तंबाकू एवं सोयाबीन। ये आईएएस में पूछा हुआ प्रश्न है। अल्पदीप्तिकालीन पौधे तंबाकू एवं सोयाबीन। छायाप्रिय पौधों को कहते हैं हेलियोफिलस छायाप्रिय पौधों को कहा जाता है। अगला देखिए, एंजाइम क्रियाशीलता का सर्वोत्तम ताप होता है 25 डिग्री से 35 डिग्री सेल्सियस तक। किस तापक्रम पर एंजाइम का विकृतीकरण हो जाता है? किस तापक्रम पर एंजाइम का विकृतीकरण हो जाता है? तो 60 से 70 डिग्री सेल्सियस पर एंजाइम का विकृतीकरण हो जाता है। अल्पाइन वृक्ष किस ऊंचाई पर मिलते हैं? ये प्रश्न पूछा हुआ है। 3600 से 4000 मीटर की ऊंचाई तक अल्पाइन वृक्ष मिलते हैं। ये यूपीपीसीएस में पूछा हुआ सवाल है। प्रश्न है, स्थायी बर्फ लाइन की यानी कि भारत में क्या ऊंचाई है स्थायी बर्फ लाइन की? तो 4000 मीटर इसकी बर्फ लाइन की एक ऊंचाई है स्थायी बर्फ लाइन की। ये भी यूपीपीसीएस में पूछा हुआ सवाल है। बाष्पोत्सर्जन किस प्रकार की क्रिया है? बाष्पोत्सर्जन किस प्रकार की क्रिया है? तो यह जैविक क्रिया है। अंकुरण के लिए बीजों को कम ताप पर रखना कहलाता है। जो अंकुरण होते हैं उनके बीजों को कम ताप पर रखना क्या कहलाता है? तो वो बसंतीकरण कहलाता है। ये आरआईएस एंड बीपीएससी परीक्षा में पूछा हुआ सवाल है। तो ये भी इम्पोर्टेंट सवाल हैं, सारे ही इम्पोर्टेंट हैं। बस आप इनको नो डाउट लगाते रहें। कम समय है, बस आप इनको देख लें तो आपको परीक्षा में ज़रूर मदद मिलेगी। मरुद्भिद पौधों में प्राय पत्तियां किस में बदल जाती हैं? मरुद्भिद पौधों में प्राय पत्तियां किस में बदल जाती हैं? कांटे में बदल जाती हैं। ये भी बीपीएससी एंड आरआईएस परीक्षा में पूछा हुआ सवाल है। आर्द्रता को किस में मापा जाता है? सापेक्षिक आर्द्रता की प्रतिशत इकाई में। आर्द्रता को किस में मापा जाता है? सापेक्षिक आर्द्रता की प्रतिशत इकाई में। वनस्पति के सड़ने से कौन सी गैस निकलती है? तो मीथेन गैस निकलती है वनस्पति के सड़ने से। वायुमंडल में आर्गन गैस की कितनी मात्रा होती है? तो आर्गन गैस की 0.93 मात्रा होती है। यूपीपीसीएस 1992 में सवाल पूछा हुआ सवाल है। ठीक है,
वायुमंडल में आर्गन की मात्रा कितनी होती है? 0.93%। 93। पौधों के सभी पोषक तत्वों में युक्त कार्बनिक पदार्थ हैं ह्यूमस। जो पौधे हैं उसमें सभी पोषक तत्वों से युक्त कार्बनिक पदार्थ कौन से? ह्यूमस। भारत में अवनालिका क्षरण से सर्वाधिक प्रभावित हो क्षेत्र कौन सा है? तो मालवा का पठार क्षेत्र है, यानी कि चंबल घाटी के क्षेत्र। ये भी यूपीपीसीएस में पूछा हुआ सवाल है। भारत में अवनालिका क्षरण गली इरोशन से सर्वाधिक प्रभावित कौन होता है? मालवा पठार। अवनालिका क्षरण, बस इसको अवनालिका क्षरण और मालवा पठार ऐसा संबंध करके याद रख लें। संसार का सबसे बड़ा लॉयस मैदान किस देश में स्थित है? लॉयस मैदान, तो ये चीन में स्थित है। वायु द्वारा उड़कर दूसरे स्थान पर पहुंची मृदा क्या कहलाती है? बतोड़ मृदा कहलाती है। अगर वायु के द्वारा उड़कर दूसरे स्थान पर कोई मृदा पहुंचती है तो उसको बतोड़ मृदा कहते हैं, इओलियन सॉइल। अधोमृदा मृदा के किस संस्तर को कहते हैं? अधोमृदा जो होती है वो तो मृदा के कौन सा स्तर होता है? तो संस्तर मृदा का बी होता है। मृदा में औसतन कितना प्रतिशत कार्बनिक पदार्थ पाया जाता है? मृदा में तो 5.0%, यानी कि 5%। ये चंडीगढ़ पीसीएस में, छत्तीसगढ़ पीसीएस में पूछा हुआ सवाल है। मृदा के औसतन कितने प्रतिशत कार्बनिक पाया जाता है? तो 5%। ठीक। सर्वाधिक कार्बनिक पदार्थ किस मृदा में पाया जाता है? तो पीट मृदा में पाया जाता है। प्राकृतिक ऑक्सीजन है इंडोल एसिटिक एसिड। क्लोरोफिल के निर्माण के लिए अति आवश्यक तत्व कौन सा है? तो मैग्नीशियम। ये आईएएस एंड यूपीपीसीएस दोनों में पूछा हुआ सर। क्लोरोफिल के निर्माण के लिए अति आवश्यक तत्व कौन सा है? मैग्नीशियम। बाष्पोत्सर्जन किस क्रिया के लिए आवश्यक तत्व है? बाष्पोत्सर्जन तो पोटेशियम के लिए आवश्यक है। वह मृदा जल जिसे पौधे अपनी जड़ों द्वारा अवशोषित करते हैं उसे कोशिका जल कहते हैं, केशिका जल कहते हैं। यूपीपीसीएस में ये भी पूछा हुआ सवाल है। किस मृदा की जल धारण क्षमता सर्वाधिक होती है? तो मटयार मृदा की सर्वाधिक जल धारण की क्षमता होती है। मटयार क्ले सॉइल, एमपीपीसीएस में पूछा हुआ। जलाक्रांत मृदा में किस प्रकार की वनस्पतियां मिलती हैं? तो मैंग्रोव प्रकार की वनस्पतियां मिलती हैं जलाक्रांत मृदा में। पौधों की मृदा तथा मृदा में पोषक तत्वों का अवशोषण सर्वाधिक किस पीएच मान पर होता है? पौधों की वृद्धि तथा मृदा में पोषक तत्वों का अवशोषण सर्वाधिक किस पीएच मान पर होता है? तो पीएच मान 6.0 से 7.5 तक। सर्वाधिक उर्वरता को धारण करने वाला मृदा कण कौन सा है? जो सर्वाधिक उर्वरता है उसको धारण करने वाला मृदा कण कौन सा है? मटयार। अभी ऊपर पढ़ा था क्ले। सर्वाधिक उर्वर मृदा एवं मिट्टी, दमोट मृदा एवं जलोढ़ मिट्टी में सर्वाधिक उर्वर मृदा, इसको ध्यान रखिए, सर्वाधिक ऊपर उर्वरता को धारण करने वाली मृदा कण, और सर्वाधिक उर्वर मृदा एवं मिट्टी कौन सी है? वो दमोट मृदा एवं जलोढ़ मिट्टी, दोमट मृदा। चूना प्रधान मृदा में उगने वाले पौधे को कहा जाता है कैल्सिकॉल्स। क्या कहा जाता है? कैल्सिकॉल्स। सर्वाधिक गहन पारिस्थितिकी यानी डीप इकोलॉजी शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो अर्नी नैश ने किया था। सर्वप्रथम गहन पारिस्थितिकी यानी कि डीप इकोलॉजी शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो अर्नी नैश ने किया था 1973 में। अगला देखिए, श्वसन मूल किस प्रकार के वनस्पति में मिलता है? जो श्वसन मूल है वो किस प्रकार की वनस्पतियों में मिलता है? तो मैंग्रोव प्रकार की वनस्पतियों में श्वसन मूल मिलता है। पूर्ण मूल तथा स्तंभ परजीवी हैं क्रमशः औरोवैंकी तथा अमरवेल। ये पूर्ण मूल तथा स्तंभ परजीवी हैं, औरोवैंकी तथा अमरवेल।
पूर्ण, मूल तथा स्तंभ परजीवी यानी दूसरों पर डिपेंड। कवक का किसी पौधे की जड़ के साथ सहजीवन कहलाता है। अगर कोई कवक है, अगर पौधे की जड़ के साथ अपना जीवन व्यतीत कर रहा है तो उसको माइकोराइजा कहते हैं। माइकोराइजा। कीट भक्षी पौधे क्या अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं? तो हाँ जी हाँ, कीट भक्षी पौधे अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं। जब दो भिन्न पौधे का संबंध खाद्य के लिए न होकर रहने के लिए होता है, दो भिन्न पौधों का संबंध, अलग अलग पौधे हैं, उनका संबंध खाद्य के लिए न होकर रहने के लिए होता है, तो ऐसे संबंध को क्या कहते हैं? तो ऐसे संबंध को अधिपादप कहते हैं। एपिफिटेस कहते हैं। यूट्रिकुलेरिया नेपेनथिस यूट्रिकुलेरिया नेफेनथिस डायनोनिया एवं ड्रोसेरा कैसे पौधों के उदाहरण हैं? तो कीटभक्षी पौधों के उदाहरण हैं। आम के वृक्ष का अर्धतना परजीवी है, लॉरेंथस। आम के वृक्ष का अर्धतना जो आधा तन है वो परजीवी है, तो वो लॉरेंथस के कारण। पारिस्थितिकी अध्ययन की आधारभूत इकाई क्या है? तो वो पारिस्थितिकी तंत्र है। पारिस्थितिकी अध्ययन की आधारभूत इकाई पारिस्थितिकी तंत्र है। पारिस्थितिकी तंत्र का प्रमुख चालक बल किसे माना जाता है? तो सौर्यक विकिरण को माना जाता है। आहार जाल, फूड वेब की विविधता में वृद्धि का पारिस्थितिकी तंत्र पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो स्थिरता में वृद्धि हो जाती है। सामान्य पारिस्थितिकी तंत्र की स्थिरता किस क्रियाविधि द्वारा प्राप्त होती है तथा कायम रहती है? तो स्वसाम्य व्यवस्थित क्रियाविधि के द्वारा। पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो A.G. टेंसले ने किया था। श्वसन की क्रिया है उपचय। किस प्रकार रंग में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया क्रमशः सबसे अधिक एवं सबसे कम होती है? तो लाल और नीले रंग में, लाल में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया सबसे अधिक होती है एवं नीले में सबसे कम होती है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में CO2 तथा H2O का क्रमशः होता है अपचयन एवं ऑक्सीकरण। CO2 का अपचयन होता है और H2O का ऑक्सीकरण होता है। सभी उपभोक्ता में कौन सा गुण पाया जाता है? तो परपोषी गुण पाया जाता है। द्वितीयक उत्पादक किसे कहते हैं? तो परपोषी उपभोक्ता जंतुओं को हम द्वितीय उत्पादक कहते हैं। वे जंतु जो दूसरे जंतुओं का शिकार करके अपना भोजन प्राप्त करते हैं कहलाते हैं प्रेडेटर्स। कुछ जंतु शाकाहारी एवं मांसाहारी दोनों होते हैं, क्या कहलाते हैं? तो वो सर्वभक्षी कहलाते हैं। प्राकृत का मेहतर किसे कहा जाता है? प्राकृत का मेहतर अपघटक एवं कवक को कहते हैं। अपघटक एवं कवक को प्राकृत का मेहतर कहते हैं। जीवीय एवं अजीवीय घटकों में संबंध स्थापित करते हैं अपघटक। अपघटक जीवीय एवं अजीवीय घटकों में संबंध स्थापित करते हैं। किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र में एक निश्चित समय में अजीवीय पदार्थ की मात्रा को कौन सी संज्ञा प्रदान की जाती है? तो खड़ी अवस्था यानी स्टैंडिंग स्टेट। किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र में एक निश्चित समय में अजीवीय पदार्थ की मात्रा को प्रदान करती है खड़ी अवस्था। खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रभाव किस दिशा में होता है? तो एक ही दिशा में ऊर्जा का प्रभाव होता है खाद्य श्रृंखला में। एक संपूर्ण समुदाय के सभी जीवों में संबंध स्थापित करता है, तो खाद्य जाल एक संपूर्ण समुदाय में सभी जीवों में संबंध स्थापित करता है। ऊर्जा का प्रभाव एक ही दिशा में होते हुए भी कई पौधों से किस में गुजरता है? खाद्य जाल में। पारिस्थितिकी विज्ञान में ऊर्जा मापने की इकाई ऊष्मा है। प्रकृति की एक क्रियात्मक इकाई है वो पारिस्थितिकी तंत्र है। पारिस्थितिकी तंत्र की विचारधारा को कार्ल मोवियस
तथा फोर्ब्स ने क्या संज्ञा दी? तो वो क्रमशः बायोसियोनिस्ट तथा माइक्रोकॉस्म यानी कि पारिस्थितिकी तंत्र की विचारधारा में कार्ल मोबियस ने बायोसिनोसिस का और फोर्ब्स ने माइक्रोकॉस्म का। एक तरफ पारिस्थितिकी तंत्र, एक तरफ प्राथमिक उत्पादक। जलीय पारिस्थितिकी तंत्र ये विभिन्न प्रकार के शैवाल हैं। वन पारिस्थितिकी तंत्र बड़े बड़े वृक्ष, झाड़ियाँ तथा शासकीय पौधे। खाद्य स्थल विभिन्न प्रकार की खाद्य घासें एवं जलीय छोटे शासकीय पौधे। फसल स्थल उपस्थित फसल के पौधे। एटीपी किस क्रिया ऊर्जा मुक्त करते हैं? तो जलीय अपघटन। एटीपी किस क्रिया द्वारा ऊर्जा मुक्त करते हैं? तो जलीय अपघटन के द्वारा एटीपी जलीय अपघटन की क्रिया द्वारा ऊर्जा मुक्त करते हैं। प्रत्येक पोषण जल पर कितने प्रतिशत ऊर्जा जैविक क्रियाओं में उपभोग कर ली जाती हैं? तो 90%। 90% प्रत्येक पोषण जल पर प्रतिशत ऊर्जा जैविक क्रिया को उपभोग कर ली जाती है। एक संतुलित पारिस्थितिकी तंत्र में जीवों की संख्या होता है, एक स्थिर होती है। एक संतुलित पारिस्थितिकी तंत्र में जीवों की संख्या होती है, वो स्थिर होती है। एक वृक्ष के पारिस्थितिकी तंत्र की संख्या पिरामिड कैसा बनेगा? एक वृक्ष के पारिस्थितिकी तंत्र का संख्या पिरामिड हमेशा उल्टा बनेगा। एक तालाब के पारिस्थितिकी तंत्र का जीवभार पिरामिड कैसा बनेगा? ये भी उल्टा बनेगा। प्रत्येक पोषण जल के जंतु कितना प्रतिशत ऊर्जा अगले पोषण जल को देते हैं? तो 10% देते हैं। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में ऊर्जा का रूपांतरण किस रूप में होता है या रासायनिक ऊर्जा में? मृतजीवी खाद्य श्रृंखला को क्या कहते हैं? तो मृतजीवी खाद्य श्रृंखला को डेट्रिटस कहते हैं। एक सीमा तक प्रकृति की अपने पारिस्थितिकी तंत्र को संतुलित करने की क्षमता कहलाती है, वो हेमियोस्टेसिस कहलाती है। किस क्रिया द्वारा पृथ्वी से वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस मुक्त होती है? तो विनाइट्रीकरण के द्वारा पृथ्वी से वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस मुक्त होती है। नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, फास्फोरस तथा कार्बन के चक्रों में से किसमें सर्वाधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है? तो वो हाइड्रोजन चक्र में नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, फास्फोरस तथा कार्बन के चक्रों में से किसमें सर्वाधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है? तो हाइड्रोजन चक्र में। अधिकांश पौधे नाइट्रोजन को नाइट्रेट के रूप में ग्रहण करते हैं। धान का पौधा नाइट्रोजन किस रूप से ग्रहण करता है? तो अमोनिया के रूप से। जो अधिकांश पौधे हैं वो नाइट्रोजन को नाइट्रेट के रूप में ग्रहण करते हैं, मगर धान का पौधा है वो नाइट्रोजन को अमोनिया के रूप में ग्रहण करता है। पारिस्थितिकी तंत्र के आधारभूत घटकों यानी जैसे अजैविक, उत्पादक, उपभोक्ता एवं अपघटक में से किसी भी एक का अभाव कारण बनता है अपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र का। एक साधारण समुद्री खाद्य श्रृंखला का सही क्रम क्या है? एक साधारण समुद्री आहार श्रृंखला, तो सबसे पहले डायटम, एक सपोसी, और उसके बाद क्रस्टोसियाई यानी शाकाहारी उपभोक्ता, उसके बाद हैरिंग यानी कि मांसाहारी उपभोक्ता। तो सबसे पहले डायटम, तो डायटम आएगा जो सपोसी है, और उसके बाद साधारण समुद्री खाद्य श्रृंखला में क्रस्टेसियाई यानी कि शाकाहारी उपभोक्ता होंगे, उसके बाद हैरिंग मांसाहारी उपभोक्ता। अब हम देखेंगे खाद्य श्रृंखला एवं खाद्य जाल में अंतर, यानी कि फूड चेन एक तरफ फूड वेब। तो फूड चेन में क्या है कि इकोसिस्टम में एक जीव से दूसरे जीव में भोज्य पदार्थों का स्थानांतरण खाद्य श्रृंखला कहलाता है। उधर खाद्य जाल में क्या होता है कि विभिन्न खाद्य श्रृंखलाएं परस्पर मिलकर खाद्य जाल बनाती हैं। ये विभिन्न जो श्रृंखलाएं वो मिलकर खाद्य जाल बनाएंगी फूड वेब यानी कि खाद्य जाल में। और किसी भी इकोसिस्टम में एक जीव से दूसरे जीव में भोज्य पदार्थों का स्थानांतरण खाद्य श्रृंखला कहलाता है। अब खाद्य श्रृंखला में देखेंगे नंबर 2,
इसमें ऊर्जा का प्रभाव एक ही दिशा में होता है। किसमें? फूड चेन में। फूड चेन में जो ऊर्जा का प्रभाव होता है वो एक ही दिशा में होता है, और फूड वेब में इसमें ऊर्जा का प्रभाव एक दिशा में होते हुए भी कई पदार्थों से होकर गुजरता है। एक दिशा में तो होता ही है, मगर कई कई पथों, मतलब कई रास्तों, सॉरी पदार्थों नहीं, कई पथों यानी कि रास्तों से होकर गुजरता है। इसमें फूड चेन में देखें, इसमें उत्पादक विभिन्न श्रेणियों में उपभोक्ता तथा अपघटक होते हैं, मगर फूड वेब में क्या होता है, इसमें अनेकों जीवों समुदाय के उपभोक्ता तथा अपघटक होते हैं। इसमें उत्पादक विभिन्न श्रेणी के उपभोक्ता तथा अपघटक होते हैं, और इसमें अनेक जीव समुदाय के उपभोक्ता, ये विभिन्न श्रेणी होती हैं, मगर इसमें अनेक जीव समुदाय, कम्युनिटी, ठीक, तथा के अपघटक होते हैं। आगे देखिए, पारिस्थितिक तंत्र, स्थलीय परतंत्रों में सबसे बड़ा परतंत्र होता है वो वन पारिस्थितिक तंत्र का होता है। रासायनिक तत्वों का जीवमंडलीय पारिस्थितिक तंत्र में प्रवेश किस माध्यम से होता है? जो रासायनिक तत्व होता है उनका जीवमंडलीय पारिस्थितिक तंत्र में प्रवेश होता है वो पौधों की जड़ों से होता है। किस चक्र के माध्यम से अजैविक तत्वों का जैविक परावस्था से होकर गमन होता है और पुनश्च अजैविक दशा में वापस आ जाता है? तो ये जैव रासायनिक चक्र के द्वारा होता है। कार्बन का जैविक भंडार होता है वो पौधों द्वारा होता है। कार्बन का जैविक भंडारण पौधों के द्वारा होता है। आदि वायुमंडल कैसा होता है? ये अपचायक होता है। आदि वायुमंडल अपचायक होता है। वायुमंडलीय नाइट्रोजन का विभिन्न यौगिकों में परिवर्तन क्या कहलाता है? वायुमंडलीय नाइट्रोजन का विभिन्न यौगिकों में परिवर्तन कहलाता है नाइट्रोजन स्थिरीकरण। अमोनिया लवण के नाइट्राइड एवं नाइट्रेट में रूपांतरण की प्रक्रिया को कहते हैं नाइट्रीकरण। अमोनिया है, इसके लवण के नाइट्राइड एवं नाइट्रेट में रूपांतरण की प्रक्रिया को कहते हैं हम नाइट्रीकरण। समस्त फास्फोरस का कितना प्रतिशत चक्रीय मार्गों में सम्मिलित होता है? तो 10%। पारिस्थितिकी कार्यशीलता की आधारभूत इकाई क्या है? तो पारिस्थितिकी तंत्र, मैंने ऊपर पढ़ा था। पारिस्थितिकी अध्ययन का अंतिम लक्षण क्या होता है? तो पारिस्थितिकी, इसको ध्यान करें, इसकी आधारभूत इकाई है पारिस्थितिकी तंत्र, और अंतिम लक्ष्य क्या होता है? पारिस्थितिकीय विविधता एवं संसाधनों का संरक्षण। ये पारिस्थितिकी अध्ययन का अंतिम लक्ष्य होता है। इकोक्लाइन क्या होता है? इकोक्लाइन क्या है? दो भिन्न पारिस्थितिकी तंत्रों के मध्य संक्रमण मंडल, ट्रांजिशनल जोन, यानी कि दो भिन्न पारिस्थितिकी तंत्र, जो दो अलग अलग पारिस्थितिकी तंत्र हैं, उनके जो मध्य में जो संक्रमण मंडल है उसको हम इकोक्लाइन कहते हैं। मनुष्य किन कार्यों द्वारा पारिस्थितिकी तंत्र में अतिरिक्त ऊर्जा की आपूर्ति करता है? जो मनुष्य है वो किन कार्यों के द्वारा पारिस्थितिकी तंत्र में अतिरिक्त ऊर्जा की आपूर्ति करता है? तो वो कृषि तथा उसमें संबंधित कार्यों के द्वारा पारिस्थितिकी तंत्र में अतिरिक्त ऊर्जा की आपूर्ति करता है। जैविक तथा अजैविक तत्वों का संचरण विविध मंडलों में किन तंत्रीय चक्रों द्वारा होता है? तो वो संवृत तंत्रीय चक्रों के द्वारा होता है जैविक तथा अजैविक तत्वों का संचरण। समस्त पृथ्वी की शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता कितनी है? तो वो 333 ग्राम प्रति वर्ग मीटर प्रति वर्ष। सामान्य रूप से भूमध्य रेखा में ध्रुवों की ओर जाने पर प्राथमिक उत्पादकता पर क्या प्रभाव पड़ता है? जो सामान्य रूप से जो भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर जो प्राथमिक उत्पादकता हैं उन पर उनकी
कम हो जाती है। प्राथमिकता उत्पादों पर उनका जो प्रभाव होता है वो कम हो जाता है। पारिस्थितिकी तंत्र की स्थिरता का क्या अर्थ है? जो पारिस्थितिकी तंत्र है उसकी स्थिरता का क्या अर्थ है? यानी कि इसका अर्थ है प्रत्येक तत्व के उत्पादन तथा उपभोग में संतुलन। एक संतुलन बना रहता है जो प्रत्येक तत्व होते हैं उनके उत्पादन में और उपभोग में। सर्वाधिक स्थिर पारिस्थितिकी तंत्र में कौन सा होता है? जो सर्वाधिक स्थिर पारिस्थितिकी तंत्र है उसमें क्या होता है? तो उसमें सागर में जो पारिस्थितिकी तंत्र होता है उसमें सर्वाधिक स्थिरता होती है। पृथ्वी का सबसे बृहद पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है? जो बृहद पारिस्थितिकी तंत्र है वो जलमंडल है, पृथ्वी का है। ठीक है, पृथ्वी का सबसे बृहद पारिस्थितिकी तंत्र है वो जलमंडल है। प्रत्येक पारिस्थितिकी तंत्र में प्रकृति द्वारा स्थापित एक व्यवस्था होती है जिसे कहते हैं अंतर्निर्मित स्वतः नियंत्रण व्यवस्था, यानी कि इनबिल्ट सेल्फ रेगुलेटिंग मैकेनिज्म। पारिस्थितिकी तंत्र पदछाप के माप की इकाई क्या है? जो पारिस्थितिकी तंत्र है उसके पदछाप की माप की इकाई है भूमंडलीय हेक्टेयर। पारिस्थितिकी तंत्र की समस्थिति यानी कि दशा कहलाती है। जो पारिस्थितिकी तंत्र है उसकी समस्थिति क्या कहलाती है? तो वो जब पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का निवेश ऊर्जा के निर्गमन द्वारा संतुलित होता है तो उसे हम समस्थित दशा कहते हैं पारिस्थितिकी तंत्र की। जब पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का निवेश है वो ऊर्जा के निर्गमन द्वारा संतुलित हो जाता है। पारिस्थितिकी तंत्र की ऊर्जा का सर्व प्रमुख स्रोत सूर्य तथा सौर विकिरण है। अन्य गौण स्रोत में प्रमुख है, अन्य जो गौण स्रोत है उसमें क्या प्रमुख है? तो उसमें ब्रह्मांड विकिरण, भूतापीय ऊर्जा तथा जीवाश्म खनिज के भंडारण से मुक्त ऊर्जा। पारिस्थितिकी तंत्र के उत्पादन तथा उत्पादन में क्या अंतर? जो पारिस्थितिकी तंत्र उसके उत्पादन में और उत्पादकता और उत्पादन में अंतर है, यानी कि किसी क्षेत्र में बायोम की वृद्धि की दर को उत्पादकता कहते हैं। अगर कोई क्षेत्र है उसके बायोम में अगर वृद्धि हो रही है तो उसको हम उत्पादकता कहेंगे। अगर सकल बायोम की मात्रा में मात्रा को उत्पादन करें, अगर सकल मात्रा जो सकल बायोम है अगर उसकी मात्रा में कोई वृद्धि हो रही तो उसे हम उत्पादन कहते हैं। विश्व में सर्वाधिक नेट प्राथमिक उत्पादकता कहाँ पाई जाती है? तो वहाँ उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन होते हैं उसमें और दलदली क्षेत्र तथा नदियों के मुहाने वाले भागों में विश्व की सर्वाधिक नेट प्राथमिक उत्पादकता पाई जाती है। नेट प्राथमिकता अब आपको ईजिली पता होगा कहाँ पाई जाते हैं? उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में और दलदली क्षेत्र में तथा नदियों के मुहाने वाले भागों में सर्वाधिक नेट प्राथमिक उत्पादकता पाई जाती है। विश्व के संपूर्ण क्षेत्रफल का सकल नेट प्राथमिक उत्पादन कितना है? तो 170 × 10⁹ टन प्रति वर्ष है। संपूर्ण यानी कि विश्व के संपूर्ण क्षेत्रफल का सकल नेट प्राथमिक उत्पादन। महाद्वीप तथा महासागरीय तंत्रों को औसत नेट प्राथमिक उत्पादकता प्रकाश क्रमशः कितना होता है? जो महाद्वीप हैं उनका 773 तथा महासागरीय तंत्रों का 152 ग्राम प्रति वर्ग मीटर प्रति वर्ष होता है। ज्वालामुखी के फटने से कौन सा प्रकृति चक्र दुष्प्रभावित होता है? तो वो फास्फोरस चक्र दुष्प्रभावित होता है ज्वालामुखी के फटने से। क्या आप जानते हैं एक ये इम्पोर्टेंट है, इसको देख लें। ये एक वर्ड है कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र, यानी कि आर्टिफिशियल इकोसिस्टम हम किसे कहते हैं? यानी कि मनुष्य अपनी आवश्यकता की वस्तुएं जैसे भोजन, वस्त्र, लकड़ी, औषधि तथा अन्य लाभदायक उत्पादन का अधिक से अधिक उत्पादन करने के लिए प्रकृति पर्यावरण में सुनियोजित फेरबदल करता है। मनुष्य अपनी आवश्यकता की वस्तुएं जैसे भोजन, वस्त्र, लकड़ी, औषधि तथा अन्य लाभदायक जो उत्पादक हैं उनकी अधिक से अधिक उत्पादक के लिए प्रकृति पर्यावरण में सुनियोजित फेरबदल करता है। फलस्वरूप एक नए पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण होता है जिसमें मनुष्य अधिक संलग्न होता है। ऐसे पारिस्थितिकी तंत्र को कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र या मनुष्य द्वारा अभियंत्री यानी पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं। उदाहरण के लिए कृषि भूमि पारिस्थितिकी तंत्र, जल जीवशाला आदि मनुष्य द्वारा निर्मित कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र, यानी कि सीधी बात है जो मनुष्य के द्वारा तैयार किए गए हैं उनको हम कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं।
किसी समुदाय के स्तरीकरण में कौन कौन से घटक होते हैं? अगर कोई समुदाय है उसके स्तरीकरण में कौन कौन से घटक होंगे समुदाय में, ठीक है। जलवायु के अलावा मृदा और जैविक अपघटक, जलवायु के अलावा मृदा और जैविक अपघटक। सैकड़ों वर्ष के अंतरालोपरांत, सैकड़ों वर्ष के अंतरालोपरांत वनस्पति समुदाय की रचना और आकार में आने वाली अभिन्नताओं को क्या कहते हैं? अनुक्रमण। जो सैकड़ों वर्ष के अंतरालोपरांत वनस्पति होती है उनके समुदाय की रचना के आकार में आने वाली भिन्नता को हम अनुक्रमण कहते हैं। जैविक अनुक्रमण में कितनी अवस्थाएं होती हैं? 6 अवस्थाएं होती हैं, क्रमशः न्यूडेशन, माइग्रेशन, एसियसिस, कंपटीशन, रिएक्शन एवं स्टेबलाइजेशन। ये यूपीपीसी 2016 में पूछा हुआ है। जब कोई समुदाय स्थायी, परिपक्व, जटिल एवं दीर्घकालिक होता है तो उसे कौन सी संज्ञा प्रदान की जाती है? अगर कोई समुदाय है उसकी स्थायी, परिपक्व, जटिल एवं दीर्घकालिक है, लंबे काल से होता है तो उसे हम उसे चरमोत्कर्ष या स्थिर समुदाय कहते हैं कि वो चरमोत्कर्ष पर पहुंच गया, तो उसने अच्छा अपने आप में सुधार कर लिया, यानी कि वो बहुत पुराना था। स्थायी, परिपक्व यानी अपने आप में एक अच्छा हो गया है। श्वसन क्रिया में ग्लूकोज के 1 ग्राम अणुभार में कितने एटीपी होते हैं? तो 38 एटीपी होते हैं। ट्रॉपिक लेवल 5 यानी कि अपघटनकर्ता के अंतर्गत कौन सी जीव आते हैं? तो कवक आते हैं, जीवाणु एवं एक्टिनोमाइटीज आदि आते हैं ट्रॉपिक्स लेवल 5 में। हर पौधे सूर्य के विकिरण ऊर्जा को किस ऊर्जा में और कैसे परिवर्तित करते हैं? ये रासायनिक ऊर्जा में करते हैं और प्रकाश संश्लेषण के द्वारा करते हैं। अमरबिल किस प्रकार का परजीवी? ये पूर्णतः स्तंभ परजीवी है, पूर्ण स्तंभ परजीवी है। एलिलोपैथी क्या है? कुछ पौधों द्वारा एलर्जिक रसायनों का स्राव होता है जो प्रतिस्पर्धी पौधों की वृद्धि को रोकने या मारने में सक्षम होते हैं। इस प्रकार के प्रभाव को एलिलोपैथी कहते हैं। ये IAS 2017 में पूछा हुआ सवाल है। कीस्टोन प्रजाति किसे कहते हैं? वह प्रजाति अथवा प्रजातियों का समूह है जिसका समुदाय अथवा पारिस्थितिक तंत्र पर प्रभाव मात्र उनकी अधिकतम संख्या के कारण ही नहीं बल्कि आशा से कहीं अधिक उनके कार्यों से अभिव्यक्त होता है, उसे हम कीस्टोन प्रजाति कहते हैं। यानी कि अगर कोई पारिस्थितिक तंत्र यदि कोई स्पीसी अगर बढ़ रही है उससे भी नुकसान है और उससे भी अधिक नुकसान है उसके वजह से जो भी स्पीसी है उससे, तो उसे हम कीस्टोन प्रजाति कहते हैं। पारिस्थितिक तंत्र उत्पादकता में इधर पारिस्थितिक तंत्र एक तरफ उष्णकटिबंधीय वर्षावन और औसत नेट प्राथमिक शुष्क ग्राम मीटर वर्ष। उष्णकटिबंधीय वर्षावन 2000 यानी कि 2200 की मीटर स्क्वायर ऊंचाई तक, और शीतोष्ण सदाबहार वन ये 1300 मीटर की ऊंचाई। उष्ण सवाना क्षेत्र ये 700 की मीटर स्क्वायर शुष्क ग्राम। कृषि क्षेत्र 650, घास क्षेत्र 600, टुंड्रा क्षेत्र तथा अल्पाइन 140, खुले सागर 125, रेगिस्तान क्षेत्र 90 और समस्त सागरीय क्षेत्र 152 और ज्वारनद मुख 1500। समस्त पृथ्वी औसतन 333 है। आवश्यक पोषक तत्वों का विवरण। आवश्यक पोषक तत्व कार्बन स्रोत वायु से प्राप्त होते हैं। पौधों जीवों का बनने का भाग इसमें 45% होता है। ऑक्सीजन यानी कार्बन में, ऑक्सीजन वायु से 43%, हाइड्रोजन 6%, मुख्य पोषक तत्व नाइट्रोजन 1 से 3% तक, और फास्फोरस मृदा से होता है यानी कि हाइड्रोजन जल से होता है। फास्फोरस मृदा से 0.5 से 1% तक, पोटास मृदा से 0.3 से 6.0। द्वितीय पोषक तत्व कैल्शियम मृदा से और 0.1 से 4.0, मैग्नीशियम मृदा से 0.05 से 1.0 एंड सल्फर मृदा से 0.05 से 1.5।
% सूक्ष्म पोषक तत्व, इसमें आयरन आ जाएगा, आयरन, मैग्नीज, बोरॉन, तांबा, जिंक, मोलिब्डेनम और क्लोरीन, ये भी सब सूक्ष्म मात्रा में पाए जाते हैं। बोरॉन, तांबा, जिंक एंड मोलिब्डेनम, क्लोरीन, ये मृदाशील हैं। मुख्य कार्य तत्व एंड नाइट्रोजन, वृद्धि एवं प्रोटीन उत्पादक, फास्फोरस, जड़ों का विकास, ऊर्जा, शीघ्र फल पकाने में, पोटेशियम, उच्च गुणवत्ता पानी के अवशोषण, चलिए देखिए ऊपर वाला ये, पौधों की रचना में सर्वाधिक योगदान किस तत्व का होता है? अगर पौधे की रचना में सर्वाधिक योगदान किस तत्व का होता है तो वो कार्बन का 45%। अधिकांश पौधे नाइट्रोजन को किस रूप में ग्रहण करते हैं? तो नाइट्रेट के रूप में अधिकांश जो पौधे हैं वो नाइट्रोजन को ग्रहण करते हैं नाइट्रेट के रूप में। मृदा में खनिज मृदा की मात्रा कितनी पाई जाती है? तो 40 से 45% खनिज पदार्थ की मात्रा पाई जाती है मृदा में, खनिज पदार्थ। पौधों के लिए आवश्यक सूक्ष्म पोषक तत्वों की संख्या वर्तमान में कितनी मानी जाती है? तो 9 मानी जाती है। मैग्नीशियम, कैल्शियम, जिंक, कार्बन, ये है। कार्बन, ऑक्सीजन तथा हाइड्रोजन हमारे शरीर का लगभग कितने प्रतिशत भाग बनाते हैं? तो क्रमशः 45 से 43 तथा 6%। ऑक्सीजन 45, हाइड्रोजन 43 और कार्बन 45, ऑक्सीजन 43 और हाइड्रोजन 6% भाग बनाते हैं। ये ऊपर 9 हैं सूक्ष्म, इनको आप देख लें, इनका ये रासायनिक नाम है। किस तत्व की कमी से पौधे में खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण की क्रिया मंद हो जाती है? तो बोरान एवं पोटेशियम। प्रकाश संश्लेषण, श्वसन, जैव पदार्थ का अपचय एवं ज्वालामुखी क्रियाओं से में कौन सी क्रियाएं पृथ्वी के कार्बन चक्र में कार्बन ऑक्साइड जोड़ती हैं? तो श्वसन, जैव पदार्थ का अपचय एवं ज्वालामुखी क्रियाएं। ध्यातव्य है कि प्रकाश संश्लेषण एक चट्टानों के अपचय आदि प्रक्रियाओं के फलस्वरूप CO2 वायुमंडल से कम हो जाती है। ये IS 2011 में पूछा हुआ। हाल के वर्षों में मानव गतिविधियों के कारण वायुमंडल में CO2 की मात्रा में बढ़ोतरी हुई है, किंतु उनमें से बहुत सी वायुमंडल के निचले भाग में नहीं रहती। क्यों? क्योंकि CO2 को समुद्री पादपों या मीजोफाइट पौधों यानी भूमि के पौधों एवं मृदा द्वारा अवशोषित कर ली जाती है। पौधे द्वारा अवशोषित कार्बन डाइऑक्साइड सरल कार्बोहाइड्रेट के रूप में स्थिरीकृत कर लिया जाता है। परतंत्र उत्पादकता के संदर्भ में समुद्री उत्प्रवाह यानी कि अपवेलिंग क्षेत्र क्यों महत्वपूर्ण होता है? तो ये समुद्री उत्प्रवाह द्वारा समुद्र की सतह पर विद्यमान गर्म पोषक रहित जल को संघनन, ठंडे तथा पोषक तत्वों से परिपूर्ण जल द्वारा स्थानांतरित कर दिया जाता है।